हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स आप सबके लिए लेके आती हूँ जो आपकी यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, ताकि आपका फोकस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे ही बना रहे। लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ जो वैल्यू एडिशन की पीडीएफ होंगी एंड प्रीलिम्स एंड मेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो मैं बना के आप सबको दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। वेब टेलीस्कोप डिस्कवर्स मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड ऑन पोटेंशियल ओशन प्लैनेट। ये है क्या, ये मैं समझाती हूँ अभी। एक्सो प्लैनेट होता है ना, एक्सो प्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे जो सोलर सिस्टम है, जो ब्रह्मांड है, उसके बाहर होते हैं। यानी कि वो स्टार को रिवॉल्व करते हैं, उसके आसपास घूमते हैं, बट अदर देन सन। ठीक है, सन भी एक स्टार है, हमारी जो पृथ्वी है वो सन के आसपास घूमती है, पर ये वाले जो प्लैनेट होते हैं इन्हें कहते हैं एक्सो प्लैनेट। ये अदर देन स्टार, जो मतलब जो सन है, सन को नहीं रिवॉल्व करते, किसी और स्टार को रिवॉल्व करते हैं। राइट। जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा गया था जिसने प्लैनेट एक्सो प्लैनेट कौन सा है, K2-18b। वहाँ पे क्या वो दिखा है कि कार्बन बियरिंग मॉलिक्यूल्स मिले हैं वहाँ पे, जैसे कि मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये एक हिंट दे रहा है कि वहाँ पे शायद लाइफ हो सकती है। प्लैनेट क्या है, 8.6 टाइम्स एज मासिव एज अर्थ, 8.6 टाइम बड़ा है प्लैनेट से। और जो रीसेंट स्टडीज़ हैं ये सजेस्ट करती हैं कि वहाँ पे वाटर है, कवर्ड विद वाटर ओशन एंड इट हैज़ हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर। ठीक है, वहाँ पे क्या है, उसके एटमॉस्फेयर में, उसकी वायुमंडल में क्या है, हाइड्रोजन है, और वो ओशन वाला प्लैनेट है। ठीक है, K2 ऑर्बिट्स अ कोल डार्क। वो ठीक है, एक स्टार को, कौन से स्टार को रिवॉल्व करता है, K2-18 को रिवॉल्व करता है गोल्डीलॉक्स जोन में। गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहते हैं ये हैबिटेबल जोन होता है जहाँ पे पानी ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अर्थ की पोजीशन अगर मरकरी की जगह पे होती ना तो यहाँ का पानी बॉईल होता, और अगर प्लूटो की जगह पे होती, राइट, तो यहाँ का पानी फ्रिजिड होता, फ्रीज़ होता, फ्रिजिड फॉर्म में हमें मिलता यहाँ का पानी। बट यहाँ का पानी इज़ नेदर टू कोल्ड और नॉट हॉट, राइट। इसका मतलब क्या है, ये हैबिटेबल जोन है, इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, जहाँ पे लिक्विड जो टेम्परेचर होता है वो इतना इनफ नहीं होता बॉईल करने के लिए। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल वाटर वेपर में ही उड़ जाए, ऐसा नहीं होता, इसे हाइशियन प्लैनेट कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे ओशन पाया गया। अ हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ प्लैनेट डिस्क्राइब्स एज अ हॉट वाटर कवर्ड विद अ प्लैनेट विद द हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर, जो वो K2-18 है वहाँ पे। ये एक एक्सीलेंट एविडेंस देता है लाइफ का। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के लिए, सबसे पहले एक्सो प्लैनेट को समझना, जेम्स वेब टेलीस्कोप को समझना, फिर तीसरा गोल्डीलॉक जोन को समझना। गोल्डीलॉक जोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ भी चुका है PYQ में। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, द टेलीस्कोप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कोलाबोरेशन। कौन कौन सी, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। लॉन्च हुआ था दिसंबर 2021 में। इट इज़ करेंटली एट अ पॉइंट इन स्पेस। ये लैग रेंज पॉइंट जब आदित्य L1 लॉन्च हुआ था तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट समझाए थे। L1 पॉइंट पे गया था अपना आदित्य, और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप कहाँ है, L2 पॉइंट में। तो किसी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच के ये कुछ 5 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब इन 5 पॉइंट्स के बीच में ऐसा होता है कि दो सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो ग्रेविटी होती है ना वो इक्वल कर देती है इसे। तो वहाँ पे अपने सैटेलाइट्स रखना, अपने स्पेस क्राफ्ट रखना काफ़ी ईजी हो जाता है, ज़्यादा फ्यूल नहीं लगता वहाँ पे।
उन्हें स्टेबल रखने के लिए ज़्यादा फ्यूल नहीं लगता, क्योंकि इसकी भी ग्रेविटी यहाँ पे इक्वल हो जा रही है। यहाँ से कितना दूर है? 1.5 बिलियन किलोमीटर बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। और इतनी ही दूर हमारा आदित्य एल1 भी गया था, राइट। जो अर्थ से ही सन का जो टोटल डिस्टेंस है ना, उसका ओनली 1% है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। लैग्रेंज पॉइंट 2 ये वन ऑफ द 5 पॉइंट्स है अर्थ एंड सन के बीच में। और जो ऑब्जेक्ट्स, जो वस्तुएं यहाँ पे प्लेस की जाती हैं, वहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती। रिक्वायर मिनिमल एक्सटर्नल एनर्जी और फ्यूल टू कीप देमसेल्व्स देयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट आर द प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट्स अदर स्टार। ठीक है, सन को रिवॉल्व नहीं करते, अदर स्टार को करते, बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। पहले डिटेक्शन इसकी की गई थी 1992 में। नासा के अकॉर्डिंग मोर देन 5000 एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए जा चुके हैं। अभी कितना डिस्कवर करना वो बाकी है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है किसी को नहीं पता। Studying exoplanet is not only broadens our understanding of the solar system but also helps us to piece together information, यानी कि हमारा जो प्लानिट है उसका क्या ओरिजिन रहा है, हम कुछ और अगर थ्योरीज़ को एक्सप्लोर कर पाएँ, हाइपोथेसिस हम बिल्ड कर पाएँ तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। एविडेंसेस हम कुछ ला पाएँ तो हमारे ओरिजिन को ही बताएगा, सोलर सिस्टम के ओरिजिन को, ब्रह्मांड के ओरिजिन को, राइट। इसीलिए ये भेजा गया। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? एक हैबिटेबल जोन होता है जहाँ पे नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड होता है लिक्विड वाटर के लिए। ये वही है जो हमारा अर्थ है। अगर वो प्लूटो में होता तो जमा हुआ पानी मिलता, अगर वो मरकरी के पास होता तो उबलता हुआ पानी मिलता। ये वाला आप सबको समझ आया? ये क्या इंपॉर्टेंट था? जेम्स वेब टेलीस्कोप, एक्सोप्लैनेट एंड गोल्डीलॉक जोन। आपको ऐसे ही न्यूज़ में से एक्सट्रैक्ट करना है कि आपके काम की कौन सी चीज़ है। ये था इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फोकसेस एज राजनाथ, जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इनॉग्रेट्स 90 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। LAC मीन्स चाइना के आसपास। ठीक है, जो चाइना से हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है कुछ बाउंड्रीज़ में, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं अपनी टेरिटरीज़ में। ये क्यों ज़रूरी है पहले समझते हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है ताकि हम दूसरी कंट्रीज़ से अगर बॉर्डर को सिक्योर करना है ना, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। वहाँ पे रोड्स बनानी पड़ेंगी, टनल्स बनाने पड़ेंगे ताकि ट्रूप्स की मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो। ठीक है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होती है? एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होती है। इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, टनल्स हो गए, इन सबको बनाना होता है। कनेक्टिविटी बढ़ानी होती है नेबरिंग कंट्रीज से, जैसे कि म्यांमार। ठीक है, मॉडर्नाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाना है ताकि स्मूथ ट्रेड हो, इलीगल कुछ ट्रेडिंग ना हो, स्मगलिंग ना हो। ठीक है, इन सब के चेक पोस्ट भी बनाने पड़ते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर? बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों ज़रूरत है? चाइना से आप डिस्प्यूट देख ही रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो है ही अपनी जगह, राइट। म्यांमार से रोहिंग्या आते ही रहते हैं। बांग्लादेश से जो इलीगल मूवमेंट्स होती ही हैं वहाँ से, क्योंकि पोरस बॉर्डर है काफ़ी। ठीक है, इंडिया फेसेस लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल एंड बाउंड्री डिस्प्यूट विद चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट है पोरस बॉर्डर से, तो वो डिफ़िकल्ट टेरेन है वहाँ का, लाइक पहाड़ी हो गई, नदी हो गई, मार्शेस है। ठीक है, द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ अलोंग द एंटायर LAC सिंस अप्रैल 2020, जो अप्रैल 2020 से हमारी जो LAC के अराउंड लड़ाई चल रही है चाइना से। गलवान क्लैशेस आप लोगों ने सुने होंगे, गलवान वैली के क्लैशेस।
ठीक है, तो ये एक सिग्नल देता है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. डिस्पाइट बॉर्डर war and conflicts, the state of infrastructure at the borders is inadequate. ठीक है, अभी भी क्या है, लैक है. ठीक है, कमी है वहाँ पे किस चीज़ की, कोऑर्डिनेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मिलिट्री की, वो मूवमेंट्स की, पुलिस फोर्सेस की एंड पैरामिलिट्री की. ठीक है, स्मगलर्स एंड ड्रग ट्रैफिकर्स एंड वो जो आतंकवादी होते हैं ना, वो एडवांटेज ले लेते हैं इस चीज़ की, क्योंकि पोरस बॉर्डर है. इंसर्जेंट्स की मूवमेंट्स होती हैं यहाँ से वहाँ. जो हमारी कंट्री जो नॉर्थ ईस्ट है ना, मतलब हमारी जो नॉर्थ ईस्ट वो जो स्टेट्स हैं, वहाँ के लोग जो इंसर्जेंट्स हैं वो म्यांमार में छुपने चले जाते हैं. इसका मतलब बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि हम इंसर्जेंट्स को पकड़ें, उन्हें कहीं सेफ हेवन में जाने की जगह ना मिले, छुपने की जगह ना मिले. राइट. अदर इनिशिएटिव्स, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. जो अनटच्ड एरियाज़ में विलेजेस होते हैं ना बॉर्डर्स में, उन्हें स्ट्रेंथन करने की बात यहाँ पे वो कही जा रही है. बॉर्डर विलेजेस विद स्पार्स पॉपुलेशन, जैसे कि पहाड़ी एरिया हो गया, और कुछ जैसे कि लद्दाख वगैरह में जो भी एरियाज़ है ना, वहाँ पे काफ़ी कम पॉपुलेशन होती है. लिमिटेड कनेक्टिविटी है वहाँ पे, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर कवर किए जाएंगे. बजट 22 to 23 में ये इसे बोला गया. द एक्टिविटीज़, कौन कौन से एक्टिविटीज़ होंगी? कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, वो टूरिस्ट सेंटर, रोड कनेक्टिविटी, प्रोविजनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, इन सब की कनेक्टिविटी वहाँ पे दी जाएगी. ये मॉडल क्या है, ये काउंटर कर रहा है चाइनीज़ के मॉडल विलेजेस को. जैसे कि चाइना ने भी अपने बॉर्डर्स में क्या बना रखे हैं, मॉडल विलेजेस बना रखे हैं, तो उसको ये चीज़ काउंटर कर रही है. बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 7th 5-year प्लान में ये लाया गया था ताकि एक इन्हांस्ड बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सके बॉर्डर एरियाज़ का. ठीक है, ताकि वहाँ पे सिक्योरिटी रहे. स्मार्ट फेंसिंग का मतलब फेंसिंग का मतलब क्या होता है? कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लेके आना. जैसे कि 71 किलोमीटर्स इंडो पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीट किया गया है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये जो कीवर्ड है यहाँ पे, ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें क्या होता है? एडवांस्ड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज़ लगाई जाएंगी, जैसे कि लेज़र अलार्म्स हो गए. जीएस पेपर 3 के लिए ना ये पूरा का पूरा आंसर है आप लोगों के लिए. इंफ्रारेड एंड लेज़र अलार्म्स हो गए, एरोस्टैट्स हो गए, ग्राउंड सेंसर्स, रडार, सोनार सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक, रियल टाइम कमांड कंट्रोल सिस्टम. ये टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि आज टेक्नोलॉजीज़ का एरा है. राइट. आपको क्या करना है, आपको बॉर्डर को मेंटेन करने के लिए भी टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प लगेंगी. आप सारे मैन पावर तो नहीं रख सकते वहाँ पे. राइट. वो टेक्नोलॉजीज़ भी लगेंगी कड़ी नज़र रखने के लिए, कड़ी सर्वेलेंस करने के लिए. तो ये वाली लाइंस आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है बोल्ट QIT, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक. अंडर कॉम्प्रिहेंसिव जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बोला था अभी, उसमें क्या है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये आसाम में यूज़ किया गया. ये आपको एग्जाम्पल भी नोट करना है कि हाँ, हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं अपने बॉर्डर को फेंस करने के लिए, घेरने के लिए सही ढंग से. राइट. बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? ये BRO रिस्पॉन्सिबल होती है बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए. जो बॉर्डर्स पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये वाली ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है. फाउंड की गई थी 1960 में. इसका काम क्या है? डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना. रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, टनल्स, बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स. BRO किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिंस 2015. ठीक है, 2015. उससे पहले कहाँ पे था? मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आता था ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स.
अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वे फॉरवर्ड क्या है? कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वही जो राजनाथ सिंह वहाँ पे करने गए हैं। हमें क्या चाहिए? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब पैसा लगाना है, बिल्ड करना है उसे। इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन या वो यानी कि जो संचार के माध्यम है उसे हमें स्ट्रेंथन करना है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी विद नेबरिंग कंट्रीज। एनहांसिंग द एबिलिटी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, हमें उनकी कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है, उन्हें एम्पावर करना है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन यानी कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ अब कोलैबोरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है, हमें कोलैबोरेट करना होगा, जैसे कि म्यांमार हो गई, बांग्लादेश हो गई, ताकि वो लोग बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करें। वहाँ से जो इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें हटाए, या जो कब्ज़ा कर रखा है इलीगल मतलब माइग्रेंट्स ने, उन्हें हटाया जाए, ठीक है। तो कोलैबोरेट भी करना पड़ेगा हमें नेबरिंग कंट्रीज से, ठीक है। ये वाला आपका पूरा का पूरा आंसर हो गया जीएस पेपर 3 के लिए। ये ऐसे पढ़ते हैं न्यूज़। और यहाँ पे न्यूज़ में क्या था कि यहाँ पे 90 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। अब आपको बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, बीआरओ समझ आ गया होगा, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम में क्यों बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो समझ आ गया होगा, राइट। ऐसे पढ़ते हैं न्यूज़ की, ताकि आपकी ओवरऑल एक हॉलिस्टिक वे में आप न्यूज़ को पढ़ें, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमें क्या चाहिए? कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन के लिए ट्रूप्स की मूवमेंट चाहिए, ठीक है। अगर ट्रूप्स वहाँ नहीं जा पाएंगे तो ज़्यादा खतरा रहेगा बॉर्डर एरियाज़ को, देश को। नेपचू टनल, 500 मीटर लॉन्ग नेपचू टनल, ये वाला रीसेंट का करंट अफेयर में आप कुछ लिखेंगे। जब आप रीसेंट का कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे ना, तो आप ये लिखेंगे। सेला टनल ये करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है, अलोंग एलएसी। ये वाले आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई ये अवेयर है, करंट अफेयर से भी ये अवेयर है। अभी रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी लिखना होता है आप सबको स्टैटिक के साथ साथ। इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3 IR इम्पॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका, ये वाला कौन सा एडिटोरियल? ये वाला एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस G20 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जीएस पेपर 2 IR, इसमें क्या हुआ? G20 में इस बार बात की गई थी अफ्रीकन यूनियन को एडमिट करने की, राइट, इंक्लूड करने की। अब वो G21 हो गया है, क्योंकि उसमें अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है, ठीक है। अब अफ्रीका क्या है? अब हम अफ्रीका को बुला तो रहे हैं, अब वो एक ग्लोबल साउथ की एक वॉइस की तरह रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ को काफ़ी जगह रिप्रेजेंटेशन नहीं है, राइट। हम उनके साथ साथ क्या, अफ्रीकन लीडर्स मतलब अफ्रीकन लीडर्स के साथ साथ हम उनके इश्यूज़ भी लेके आ रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। 46 आउट ऑफ 33 आउट ऑफ 46 कंट्रीज़ क्या है वहाँ पे? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। वहाँ पे पॉवर्टी है, कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर्स, राइट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, क्लाइमेट स्ट्रेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सोशो इकोनॉमिक डिवास्टेशन फ्रॉम कोविड, फूड, फ्यूल, डेट एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को भी हम न्योता दे रहे हैं। अब जब अफ्रीकन यूनियन हमारे G20 में अगर शामिल होगा तो वो एक आस से शामिल होगा, एक आस रहेगी G20 की तरफ, ताकि G20 उनकी हेल्प करे, फाइनेंशियली हेल्प करे इन सारे इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, राइट। तो हमें क्या करना है? G20 की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप उन्हें इनवाइट कर रहे हैं तो उनके इश्यूज़ को भी आपको टैकल करने में मदद करनी होगी, ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, फ्रॉम सर्वोदय टू अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब मैंने भी कल परसों आपको बताया था, जो मैंने वेलफेयर स्टेट की बात की थी। अंत्योदय मतलब क्या होता है? जो अंत में है, जो सबसे लीएस्ट, जो मतलब अनटच्ड है ना, हमें उनका भी उदय करना है, उनका भी उत्थान करना है, ठीक है। जो SDG प्रिंसिपल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ताकि कोई कंट्री
कोई कंट्री पीछे ना छूटे, सब एक साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका विकास हो, सबकी कंट्री से पॉवर्टी हटे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हटे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हटे एंड अदर प्रॉब्लम्स हटे। अफ्रीका इज़ ऑल्सो द रिचेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, वहाँ पे कितने सारे मिनरल्स हैं, और वहाँ पे काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक्सप्लॉइटेशन भी किया है अफ्रीका का, राइट। एग्रीकल्चरल लैंड, वो मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, रेयर अर्थ हो गए, यूथ पावर हो गई, यूथ पावर, डेमोग्राफी, राइट। उससे हमें क्या करना है, यूज़ करना है, ताकि अफ्रीका का उत्थान हो सके और हमारे जो रिलेशंस हैं अफ्रीका के साथ वो भी इम्प्रूव हो सके। हमें उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। G20 शेप्स एंड टेक्स डिसीजन दैट आर एसेंशियल फॉर रूल बेस्ड, ये वाली लाइंस लिखनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई आंसर लिखते हैं GS पेपर 2 के लिए तो आप ये कीवर्ड्स वहाँ पे मेंशन करेंगे, नॉट ओनली इन मतलब इन क्वेश्चन ऑफ G20, ठीक है, सिर्फ G20 में ही नहीं, ये वाले कीवर्ड्स बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। आप इससे काफ़ी आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। IR के रूल बेस्ड, ऑर्डरली एंड फेयर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मॉनिटरी सिस्टम एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है, ठीक है। ये आप ऐसा किसी आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला आपके कॉम्प्रिहेंशन के लिए, जो प्रीलिम्स में कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, वो भी कुछ इसी प्रकार का आता है। उसके लिए ये वाला पढ़ना है पूरा का पूरा एडिटोरियल, और आपको क्या करना है, इसमें इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, एथिक्स और एसे के लिए रख लेने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि एकेडमिक एक्सीलेंस ही सब कुछ नहीं होती, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है, राइट। देयर इज़ नो सच थिंग इज़ अ फेलियर। APJ अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आपको ये वाला नोट करना है। जब ड्रीम्स, सक्सेस, कुछ फिलोसफिकल टाइप का कुछ ऐसे आ जाएगा ना, तो आपको ये लिखना है। फिलोसफिकल ऐसेज आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, राइट, तो आपको ये मेंशन करना है वहाँ पे। मतलब कि हताश नहीं होना फेलियर से, हमें आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है, ठीक है। अब यंगस्टर्स क्या है, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं जब उनके अनफेवरेबल रिजल्ट्स आते हैं ना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होती है उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से, जो मिसमैच होती है उनकी कैपेबिलिटीज से, राइट। अब पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वो बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बट वो बच्चे की कैपेबिलिटीज से मैच हो रहा है कि नहीं, उसके इनहेरेंट टैलेंट से मैच हो रहा है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। ऑथर कह रहे हैं कि हमारा कल्चर है वो बिल्ट हुआ है एक हायरार्की पे। कौन सी, मात, पित, गुरु और देवम, ठीक है। सबसे पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर देवम। ये वाले टीचर्स हैं, इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये सिखाने के लिए, ये लेसन देने के लिए बच्चों को कि आपको सक्सेस हर फील्ड में मिल सकता है। बस क्या चाहिए होता है, पैशन चाहिए होता है, परसिवरेंस चाहिए होता है, मीन्स लगातार लगे रहना है उस काम को, डिस्पाइट जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं आपके रास्ते में। ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। आप इसे लिख सकते हैं अपने GS पेपर 4 में जब एजुकेशन की बात होगी, राइट, और एसे पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। ये एडल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे के जो मेंटल सिचुएशन है, जो उसके मेंटल क्राइसिस हैं, उन्हें टैकल करें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मतलब मैनेज करने की कोशिश करें, ठीक है। यानी कि डिसअपॉइंटमेंट से हमें उन्हें उठाना है, उनका उत्थान करना है हैप्पीनेस की तरफ, और ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, GS पेपर 3 क्लाइमेट एक्शन के लिए G20 में क्या बोला गया कि ट्रिपल डिजिट हम क्या लेंगे, 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करेंगे, राइट, उसकी तरफ वर्क करेंगे। ये कमिटमेंट ली गई थी G20 की समिट में, जो दिल्ली में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या रोल बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है रोल कुछ
डिफ़िकल्टीज़, कुछ कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं, ठीक है, और रोल बताया गया है ISA का, जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है। इंटरनेशनल सोलार अलायंस 2015 में लॉन्च किया गया था बाय PM मोदी। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा, राइट। और इसमें क्या है, हमने क्या कहा था कि जो सोलार कंट्रीज़ है ना, मतलब सोलार कंट्रीज़ मीन्स जहाँ पे सन रहता है, राइट, जो वो टेम्परेट मतलब टेम्परेट से ट्रॉपिकल जोन वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है, उन कंट्रीज़ को यहाँ पे जोड़ने की बात कही गई, ताकि सोलार का जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सेस है ना, वो इंक्लूसिव हो, वो सबको मिले। चैलेंजेस बताए गए हैं जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, इन्वायरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, तो लो पेनिट्रेशन भी है टेक्नोलॉजीज़ का, सोलार रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ का, ठीक है। अफ्रीका को G20 में ज्वाइन करके हमने क्या किया और अच्छा कर दिया इसे, ताकि अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करें इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे। इंक्लूसिव जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन है, जो ग्रीन ट्रांजिशन है, उसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है, उनका भी उत्थान हो और उनके जो रिसोर्सेज हैं वो भी यूज़ हो पाएँ अच्छे से। While also mitigating climate change by promoting solar utilization, this can be done in 3 ways. सबसे पहले ये ways आपको लिखने ज़रूरी हैं, यहाँ से important है। First, we need to build the knowledge and capacity for all countries to produce, transport and low use ज़ीरो कार्बन हाइड्रोजन। हमें ये अवेयर करना होगा, नॉलेज देनी होगी सारी कंट्रीज़ को कि वो लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं लो एंड ज़ीरो कार्बन हाइड्रोजन। सेकेंड, सोलार मिनी ग्रिड्स लगाने की बात होगी। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल बहुत अट्रैक्टिव है एग्जामिनर के लिए, राइट। सोलार मिनी ग्रिड्स लगाना चाहिए ताकि यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस हो सके, स्पेशली वेयर ग्रिड्स एक्सटेंशन इज़ टू एक्सपेंसिव, ठीक है। अब क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगी, अगर हम गारंटी करेंगे सोलार मिनी ग्रिड से उन लोगों को भी प्रॉफिट होगा, तो प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करेगा। थर्ड एक्शन क्या है, बिल्ड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हमें वो बढ़ानी होगी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, ताकि वो लोग अमेजन बन सके कल के, ठीक है, मतलब उन पे डिपेंडेंट होनी चाहिए इकोनॉमी, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं सोलार और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। अदर बिग चैलेंज ऑफ कोर्स इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या एक लाख है, एक क्राइसिस है, उस चीज़ की दिक्कत है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या बोला है, 5.3 ट्रिलियन US$ लगेंगे 2050 तक। जब हम ट्रांजिशन करेंगे ना ग्रीन एनर्जी की तरफ, उसके लिए हमें डॉलर्स लगेंगे 5.3 ट्रिलियन डॉलर्स। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ानी होगी, हमें कंट्रीज़ के बाहर, यानी कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें कंट्री के अंदर भी देखना होगा, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के थ्रू, NGO, सिविल सोसाइटी, इन सब के थ्रू हमें रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स को मोबिलाइज करना होगा, ठीक है, तब जाके एक कलेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, राइट। ये वाला एक कलेक्टिव एक्शन आप दिखाएंगे जब आप एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाएंगे अपने ऐसे के लिए, या GS पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए, राइट, या एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट के बिना कुछ नहीं होता। इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता, येस, बट ये बात है कि अगर इंडिविजुअल पर्सन सारे इंडिविजुअल करे तो बात होगी, राइट, क्योंकि प्रॉब्लम अब ग्लोबल वार्मिंग की इतनी ट्रिगर कर रही है कि एक कलेक्टिव एक्शन लेना अब ज़रूरी हो गया है, ये नीड ऑफ द आवर है, राइट। ये ऐसे हमें आंसर्स लिखने होते हैं, आप एडिटोरियल से स्ट्रक्चर करना सीखेंगे आंसर को, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, वैल्यू एडिशन क्या है, वो सब मैं बताने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ, बैठी हूँ,
ठीक है। आपको यूटिलाइजेशन वो समझना पड़ेगा कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो आपके प्रीलिम्स के लिए, जीएस पेपर्स के लिए, एसए के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए आपके लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एडिटोरियल आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है एंड एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना, उसका एनालिसिस देखना इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम योर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं वो मतलब एनालिसिस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इररिलेवेंट न्यूज़ ना, वो न्यूज़ जो टीवी चैनल्स होते हैं उसमें भी डिबेट होती है, बट आपको रिलेवेंट और इररिलेवेंट में ना आपको एक लाइन, एक बाउंड्री क्रिएट करनी है कि कौन सी चीज़ मैं छोड़ दूँ और कौन सी चीज़ मैं पढ़ लूँ, कौन सी चीज़ मेरे काम की है। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे या ये वाली वैल्यू एडिशन की पीडीएफ होगी विदाउट एनोटेशंस, वो मैं दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।